बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले हमारा जो अभी टॉपिक है, वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, न्यू टॉपिक है, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग हेडिंग जो है टेम्परेचर के साथ है। शुरुआत करते हैं, ज़रा इधर देखो, लिसन, आई नीड योर अटेंशन, प्योरली अटेंशन आप लोगों की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अभी आपने आज पिछली चैप्टर आइडियल गैसेस से आप एक चीज़ सीख कर आए थे, ऑल्दो दिस वॉज सपोज टू बी डन बिफोर दैट, लेकिन देयर वॉज अ रीज़न आई डिड दैट, मतलब मैंने जो है पहले आइडियल गैसेस किया। नाउ इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, ठीक है। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट रियलिस्टिकली मैंने प्रोपोर्शनल वर्ड लिखा है। अगर डिग्रीज में होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, और अगर केल्विन्स में होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रहेगा ये बात। डिग्री सेल्सियस में होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अगर केल्विन्स में होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही है। Temperature gives us the direction in which there will be net energy flow when two bodies are in thermal contact. अब ये याद करो, O levels में भी I used to use this word very proudly, temperature gradient. याद है? हमेशा याद रखो कि आपके पास एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर आपने जैसे फॉर इंस्टेंस एक रॉड ली, सपोज करो एक कॉपर की रॉड आपने ली, उस कॉपर की रॉड, सपोज करो दिस इज अ कॉपर रॉड, आपने इस साइड पे जो है आग लगाई इसके अंदर, सही है, यू यूज अ बंसन बर्नर टू हीट दिस पॉइंट। आपको पता है कि भाई ये वाला ऑन एवरेज इसका टेम्परेचर लेट सपोज 120 डिग्रीज है, और लेट सपोज आपने इसको फ्रीजर में से निकाला था, इसका मेरे पास है -7 डिग्रीज। तो आपको पता है कि एनर्जी फ्लो जो होगी, हीट की फ्लो डायरेक्शन इस तरफ होगी। डू यू नो दिस फैक्ट, राइट? दिस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर ग्रेडियंट के हवाले से, वो ये है कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फास्टर होगा। मैंने क्या बोला? अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज गोइंग टू बी फास्टर, और अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज गोइंग टू बी स्लोअर। और अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है ही नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, तो आपके पास नो नेट एनर्जी फ्लो नहीं होगी। समझ गए? इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो। मैंने यहां पे लिखा है एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो, एक मिनट, यहां पे लिख रहा हूं फ्लो from high temperature to low temperature. This is an essential point which I already discussed अभी 2 मिनट पहले ही। यहां तक हो गया? सही है। उसके बाद मेरे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पहले अभी समझ लो, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको। वो ये है, हमारे पास वो ये वाला पॉइंट है, इफ देर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, अगर मुझे पता हो कि यार दो बॉडीज है, उनके बीच में थर्मल एनर्जी का कोई नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑल्दो हो रहा होगा लेकिन ओवरऑल ऑन एवरेज नेट जो है वो 0 है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इसका मतलब है द टू बॉडीज मस्ट हैव द सेम टेम्परेचर। यानी अगर बॉडीज का, दो बॉडीज हैं, सही है, अगर उनका टेम्परेचर सेम है, फॉर इंस्टेंस अगर जैसे उमर हो गया और अब्दुल्ला हो गया, इन दोनों की बॉडीज का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है, इफ उमर और अब्दुल्ला कम्स इनटू कांटेक्ट देयर विल बी नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है? क्लियर है? समझ गए? खैर, दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सही है। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें, जिसको हम लोग, बाय द वे, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ भी कहते हैं।
बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉज और होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ भी होता है, लेकिन फॉर सम ऑड रीजन साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाना भूल गए थे बेसिकली। उसके बाद उन्होंने बोला यार चलो उसका नाम लग देते हैं जीरोथ लॉ, रादर देन कि हम लोग 1 2 3 में चेंजेस करें। उन्होंने बोला यार इतना दिमाग कौन लगा, जीरोथ लॉ। दिस इज फिजिक्स माय फ्रेंड, फिजिक्स में ऐसा ही होता है। सही है, चीजें आधे से ज्यादा केयरलेस होते हैं ना फिजिसिस्ट जो होते हैं नॉर्मली, बिकॉज दे आर वेरी मच ग्रेट थिंकर्स। वो सोचते ज्यादा हैं, तो कभी कभार सोच में इतनी गहरी सोच में निकल जाते हैं कि पिछली वाली चीजें भूल जाते हैं। तो ये जीरोथ फंडामेंटल लॉ था जो भूल गए थे बनाना। उसके बाद उन्होंने बोला यार ये लॉ है, इसका नाम जीरोथ लॉ रख देते हैं। ठीक है, अब जरा इधर देखो, जरा इधर देखो, ये डायग्राम को जरा समझने की कोशिश करो। इफ एनर्जी फ्लोस फ्रॉम ए टू बी, अब मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल है, अगर ए टू बी जा रही है तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है एंड एनर्जी फ्लोस फ्रॉम बी टू सी, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? बी का। सी का सबसे कम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ए और सी को कांटेक्ट में लाएं तो ए से सी में भी डायरेक्ट होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। सही है, बेसिक डायग्राम है, इसको जरा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, यहां तक भी हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक सिचुएशन है, P और Q के बीच में देयर इज नो एनर्जी फ्लो, नो नेट फ्लो। तो इसका मतलब है कि P और Q का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। अग्रीड, बिल्कुल सेम होगा। फिर मुझे बोलता है एंड नो एनर्जी फ्लोस फ्रॉम B टू C, तो दोनों का मतलब है कि नो एनर्जी फ्रॉम B टू C, या बल्कि Q टू R कह लेते हैं। यानी मेरे पास जो है एक सवाल है, अगर यहां से लेकर यहां तक भी हमारे पास नो एनर्जी फ्लो है, तो इसका मतलब है इन तीनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होगा? सेम, बिल्कुल सेम होगा। सही है, दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये भी हो गया आपके पास कवर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टू मेजर टेम्परेचर, ये ओ लेवल्स में भी करके आए थे। टू मेजर टेम्परेचर, अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट, इसको दैट लिखना था मुझे, अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वेरीज विथ टेम्परेचर इज यूज्ड। यानी अगर आपको किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो ये याद रखो, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जो चेंजेस उसमें नजर आने चाहिए हमारे पास। हमें पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। इनफैक्ट वॉल्यूम वाला तो हम लोग थर्मोमीटर्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये चीज है। तो अब आप इसको भी एक दफा, इस लिस्ट को एक दफा देख लो, अपने दिमाग में मेमोराइज कर लो कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट एक्चुअली वेरीज विद टेम्परेचर। एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, वी ऑलरेडी नो दिस, कि अगर गर्म करेंगे तो लिक्विड एक्सपैंड होगा। इनफैक्ट सॉलिड भी एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन उसमें एक्सपेंशन कम होती है। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम बढ़ता है उसका, ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दूसरा है चेंज इन प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मोर कोलिजन्स, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव फास्टर एंड फास्टर। इफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, दैट मीन्स मोर कोलिजन्स विल हैपन एट द वॉल, सो मोर चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अग्रीड। फिर है चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर और अदर सेमीकंडक्टर। वी नो दिस फैक्ट कि थर्मिस्टर अगर एनटीसी टाइप है या पीटीसी टाइप है, थर्मिस्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रेसिस्टर दैट रिएक्ट्स टू टेम्परेचर चेंजेस। एनटीसी टाइप आप ओ लेवल से भी करके आए, इनफैक्ट एएस में भी कराया था मैंने। वो ये होता है कि भाई अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी रेसिस्टेंस गिर जाती है, और अगर उसका टेम्परेचर गिरा दो तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो चेंज हो रही है। सिमिलरली ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शंस ऑफ अ थर्मोकपल, ये भी आप करके आए थे ओ लेवल्स के अंदर। थर्मोकपल तो किया था ना, टू डिफरेंट मेटल्स, याद है? टू डिफरेंट मेटल्स, हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, याद है? सही है। तो ईएमएफ जनरेट होता है, बहुत छोटा सा जनरेट होता है। यहां तक भी पहुंच गए, ठीक है? इज दैट क्लियर?
ये सारी जो है पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए. आई वुड रेकमेंड दैट यू कॉपी दिस राइट नाउ. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसके बाद आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्केल. ठीक है, केल्विन स्केल भी इसको कहते हैं या हम लोग इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं. ठीक है, अब पहले मेरा आप लोगों से एक मासूमाना सा सवाल है. सेल्सियस स्केल होता था, शायद ओ लेवल में आपने पढ़ा हो कि उसमें 2 फिक्स पॉइंट सिलेक्ट करते थे. सेल्सियस स्केल में फिक्स पॉइंट्स क्या सिलेक्ट करते थे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, सही है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, शेविंग्स, ऐसे ही था. इनफैक्ट प्योर वाटर की आइस होनी चाहिए थी, याद है, सही है. और फिर हम लोग क्या करते थे, ये दो, एक अपर फिक्स पॉइंट लेते थे और एक लोअर फिक्स पॉइंट लेते थे, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे 100 इक्वल डिविजन्स के अंदर. ऐसे ही था. लेकिन अब जब हम लोग थर्मोडायनेमिक स्केल बना रहे हैं, उसके जरा जो पैरामीटर्स हैं वो लिख लो कि वो क्या है हमारे पास. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके अंदर एक एब्सोल्यूट जीरो होगा. पहले ये वाला जो है, जो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो एब्सोल्यूट जीरो है. अब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब यह होता है कि आप किसी भी चीज में से फर्दर एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते हो. यानी इसका कहने का मतलब है कि वर्चुअली द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव, बट स्टिल, इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. तो एब्सोल्यूट जीरो जो अचीव होता है, वो 0 केल्विन जो है वो डिफाइन किया गया है. 0 केल्विन अगर मैं सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करता हूं तो एक्यूरेटली सेल्सियस स्केल के अंदर ये आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इसको -273 कहते हैं ताकि हम लोग जो है बस अपना काम चला सके. लेकिन अगर एक्यूरेट फिगर्स में जाने हैं तो दिस इज व्हाट इट इज. इज दैट क्लियर? ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया, समझ गए? इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो. हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट था एब्सोल्यूट जीरो. उसके बाद हमारे पास आता है द अपर फिक्स पॉइंट. अपर फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर होता है. ये एक खास स्टेट होता है प्योर वाटर का जिसके अंदर तीनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम में होते हैं. तीनों स्टेट का मतलब ये है वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर ऑल इन इक्विलिब्रियम. ये एक खास प्रॉपर्टी है वाटर की, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. इसको सिलेक्ट किया गया होता है. यहां तक आप लिख लो. पहले यहां पर केल्विन लिखना भूल गया था मैं, तो ये लिख रहा हूं इधर केल्विन के. ठीक है, सो के इंपॉर्टेंट है. I need to cover something. जरा सुन लो, listen to me very carefully. इसको भी उठाकर यहां से लेकर यहां तक भी उठाकर इसको 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक सेल्सियस स्केल. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? तो ये चीज भी आपको रखना है. यानी इसका मतलब ये हुआ साइज ऑफ यूनिट इन केल्विन स्केल is exactly the same as degree in a Celsius scale. इसी वजह से जरा सुन लो, इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही अच्छा कॉन्सिक्वेंस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, जरा सुनो, लिसन, 23 डिग्री सेल्सियस गिवन है, सपोज करो, सही है, और मेरे पास जो है टेम्परेचर बढ़कर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस तक. अग्रीड? यहां तक पहुंचे? अगर मेरे पास ये चीज हुई, ठीक है, अगर 23 डिग्री सेल्सियस पे थे और 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर कि अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, जरा डिफरेंस निकालो, इसका कितना आ जाएगा? डेल्टा टी निकालो, इसका कितना आएगा? कितना?
17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इसी चीज को मैं 17 केल्विन भी कह सकता हूं। कैसे कह सकते हैं? आप प्रूफ करके देख लो। आप एक काम करो, इसके अंदर प्लस 273 ऐड करो और इसके अंदर भी 273 ऐड करो, ताकि ये दोनों केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये दोनों केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है, तो आप एक काम करो, जैसे ही आप जब इनको केल्विन में ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर की बात आए, अगर चेंज इन टेम्परेचर का जिक्र आया जाए, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कन्वर्टिंग इनटू केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आई? ऑटोमेटिकली आपका आंसर वैसे ही केल्विन में ही आता है। डिग्री में अगर दो वैल्यूज गिवन है, ऐसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, केल्विन में आंसर आएगा। और अगर केल्विन में भी है, माइनस करोगे तब भी केल्विन में ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज याद रखना कि आपके पास जैसे हम लोग MC डेल्टा T वगैरह करेंगे, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पार्ट होता है, तो टेम्परेचर्स नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में गिवन होंगे, तो उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे या चेंज निकालोगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ होगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, खैर, अब उसके बाद फाइनली अगर आपको यह बात समझ में आ गई, जो कि आई एम श्योर आ चुकी होगी, हम लोग ओ लेवल्स में भी करते आ रहे थे, ये चीज अपने पास लिख लो। देखो, फॉर मोर एक्यूरेट वर्क, अगर आपको केल्विन स्केल में जाना है, तो डिग्री सेल्सियस में जो भी रीडिंग आए उसके अंदर 273.15 ऐड करोगे, तो आप डायरेक्टली केल्विन स्केल में पहुंचोगे। और अगर आप जो है जैसे पेपर वगैरह में काम कर रहे हो, नॉर्मल आपका जो P4 है, दिस इज वेरी मच सफिशिएंट, सही है, 273। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है, ये करना है, डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखना है, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ये 273.15 लिखा है बाय द वे, सही है। ये वाला जो है टेबल कंप्लीट कर लो, कंप्लीट दिस टेबल। अच्छा, मुझे बताओ पहला वाला क्या होगा? 373.15। दूसरा वाला क्या होगा? हाँ, 59.25। अच्छा, फिर ये तीसरा कितना? माइनस 268.78। और ये 14.17। लास्ट माइनस 190.65। ठीक है, यहां तक आ गए? अच्छा, मेरी बात सुनो, लिसन। इसके बाद हमारे पास आता है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं विच आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज बाय हार्ट। देयर इज नो अदर वे। प्लीज डू सो एज आई टेल यू टू डू। याद है, काइनेटिक थ्योरी हमने लिटरली इस्तेमाल भी की हुई है। इधर देखो, याद है, PV इज इक्वल टू 1/3 NmC² हमने यूज किया था। तो इसका रिलेशनशिप जरा देखो, PV प्रेशर और वॉल्यूम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मास ऑफ अ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या जो हमारे पास है जो C² है, दीज आर ऑल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो ये वाली चीज जो है, ये काइनेटिक थ्योरी का पार्ट है। गॉट इट? लिसन, इसके बाद मेजर कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, सबसे पहले आई वुड एडवाइज यू टू कॉपी दिस। उसके बाद हम लोग इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है वो भी लिखवाएंगे। पहले आप एक दफा कॉपी कर लो इसको। जरा इधर देखो, अब ये कहता है दो बॉडीज है, ठीक है। अब जरा सुनो,
अगर दोनों बॉडीज में मैंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की तो उनकी दोनों की इंटरनल एनर्जी में सेम इजाफा होगा, ठीक है, सेम इजाफा होगा। अब बी केयरफुल, अगर मैं इंटरनल एनर्जी को रेफर कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड द पोटेंशियल एनर्जीज। ये बात समझ में आई? देखो, कहने का मतलब ये है, दो बॉडीज थी, दोनों को मैंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की। जरा सुनो, दो बॉडीज थी, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की, लेकिन हो सकता है किसी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा राइज होगी और किसी की केई ज्यादा राइज होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब एक बात याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। ये बात समझ में आई? तो किसी चीज की टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा और किसी का टेम्परेचर कम राइज होगा, लेकिन एक हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखो कि इफ वी हैव टू बॉडीज विद डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका हमेशा टेम्परेचर कम राइज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और फॉर द सेम वो जो होता है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स, अगर जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जैसे पानी है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन, याद करो ऐसे ही था कुछ। पानी का 1 केजी पड़ा हुआ है और सपोज करो एक कॉपर का एक केजी पड़ा हुआ है, सही है। अगर मैं कॉपर यूज कर रहा हूं तो कॉपर की वैल्यू तो तकरीबन 390 होती है, और आपका जो पानी है 1 केजी, उसकी जो वैल्यू है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो तो 4200 है। यानी अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों में डाली तो ये याद रखना कॉपर की ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज नहीं होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच आई नीड टू डिस्कस राइट नाउ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट्स हमारे पास बनते हैं जूल्स पर केजी पर केल्विन, या मैं इसको लिख सकता हूं जूल्स केजी केल्विन -1 लिख सकते हैं इसको ऐसे, सही है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पानी की बात करूं 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 केजी वाटर है, सही है, अगर उसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है या सपोज करो चेंज करना है, तो आपको इसके अंदर जो एनर्जी डालनी पड़ेगी वो होगी 4200 जूल्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 4200 जूल्स अगर आपने 1 केजी ऑफ वाटर में डालोगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज होगा। यह बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सिमिलरली अगर मेरे पास कॉपर है, लेट दिस बी कॉपर, सही है, अगर ये कॉपर है 1 केजी हमारे पास है, तो इसको तो सिर्फ 390 जूल्स चाहिए, बल्कि 320 था या 390, हाँ 390 है, 390 जूल्स की इसको जरूरत है। यानी अगर आपने 390 जूल्स डालोगे, इसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब सपोज करो इन दोनों केसेस में मैंने 1000 जूल्स दिए, किसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा? कॉपर। कॉमन सेंस। ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया हाँ या ना? इज दैट क्लियर? अब अगर आपने ये चीज लिख ली, मैं अभी इनको इन पॉइंट्स को जो मैंने डिस्कस किया था मैं इनको रीड भी कर लेता हूं। इधर देखो, ट्रांसफरिंग द, ओ माय गॉड काट रहा हूं मैं इसको, transferring the same amount of energy to two different objects will increase their internal energy by the same amount. Be careful, internal energy exactly same rise होगी, ठीक है? ये बहुत काम की चीज है, आगे जाके आएगी, बहुत सारे पेपर में भी आ चुकी है इस तरह की बातें। However, this will not necessarily cause the same rise in temperature delta T. उसकी डिटेल मैंने आपको यहां पे सारी दी थी। ये बात समझ में आई? Is that clear? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्चुअली ट्रांसफर्ड।
कितनी एनर्जी आपने दी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा पानी होगा तो जल्दी गर्म होगा, specific heat capacity of the material. Do you understand this thing? And we come to a final conclusion over here. This is the equation that is of prime importance. याद करो ये चीज आपने O levels में भी करके आए थे. डेल्टा E का मतलब है change in energy या energy input या energy taken out, which is equal to MC delta T. कुछ टेक्स्ट में डेल्टा थीटा भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आई प्रेफर डेल्टा टी. ठीक है, मुझे आसान लगता है इस तरीके से. बट बी केयरफुल, डेल्टा टी को खुदा के वास्ते टाइम मत समझ लेना. चेंज इन टाइम बोलकर आप कर दो, पूरा ही कचरा हो जाए. सही है. इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है और उसका यूनिट भी लिखा हुआ है. ये भी करो और साथ ही साथ ये नीचे वाला एक क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करोगे. अभी राइट नाउ डू इट. अभी बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन आपको पता है कि पेपर में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन डेफिनेशन प्रिसाइसली. अच्छा, इसको आप किलोग्राम की जगह पर आप लिख सकते हो, ग्राम भी लिख सकते हो या किलोग्राम लिख लो, या बल्कि किलोग्राम ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है तो लिख दो. यही वाली डेफिनेशंस आप कोट करोगे हर जगह पर. डू नॉट चेंज द वर्डिंग्स. अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा इधर देखो. हाउ लॉन्ग, सुन लो, हाउ लॉन्ग विल अ 2 किलोवाट कैटल टेक, यानी कितना टाइम लेगा, 2 किलोवाट की कैटल है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 800 ग्राम्स. बी केयरफुल, ग्राम्स में गिवन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी के अंदर. फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. The specific heat capacity of water is this. हमें पता है कि भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. ये था, लेकिन डेल्टा E को निकालने के लिए क्या हम लोग पावर इनटू टाइम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई पावर इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ओवर टाइम होता है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर कितना है, 2000 वॉट्स है. टाइम हमारा मेजर टारगेट है. मास हमारे पास है 800 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर जो है डायरेक्ट केल्विन में ही आ रहा होगा. 100 माइनस 20 नेगेटिव कभी भी वैल्यू यूज नहीं करते, तो कितना आ जाएगा 80. और निकाल लो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मिनट्स 14 सेकेंड्स. सही है, ठीक है. ऑल्दो अगर पेपर में आए तो सेकेंड्स में ही कोट करके आना, अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड यू टू कोट इन समथिंग एल्स. गॉट इट? ये भी हो गया, कोई मसला ही नहीं था. अब जरा ये कुछ वैल्यूज हैं विच यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ. मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए इन वैल्यूज का. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है. लुक एट दीज वैल्यूज. सबसे ज्यादा टॉप पर तो पानी ही है अभी तक सो फार आपके पास. सही है. मरकरी की जरा देखो 140 है, यानी रैपिड राइज इन टेम्परेचर होगा. समझ गए? क्लियर है? आप ये वैल्यूज नोट डाउन कर लो, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है इन वैल्यूज को. बस एक ऐसी बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपके पास कि भाई ये ऐसी वैल्यूज होती हैं. आप देख सकते हो कि नॉर्मली मेटल हो गया, उनकी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की वैल्यूज कम है, और आपके पास वाटर हो गया, आइस हो गया, स्टीम हो गया, वुड हो गया, एयर हो गई एट 50 डिग्री सेल्सियस, उनकी वैल्यूज रिलेटिवली हायर है. सही है. एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपको. फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जनरल आइडिया तो जरूरी होता है. खैर, नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इसके बाद जरा सुनो, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है
स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही जिंदगी में हिडन होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। आई एम श्योर ये आपने भी पहले भी करा हुआ है, लेकिन अब आप एक काम करो, पहले ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना इनको जरा कॉपी कर लो ताकि फिर उसके बाद हम डिस्कस करें इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, to melt a substance that is already at its melting point, additional energy is required. We all know this. इस एडिशनल एनर्जी से टेम्परेचर पे कभी कोई फर्क नहीं आएगा। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यहां पे है, ये एक H2O है और एक मेरे पास ये H2O है, सही है। इन दोनों के बीच में भी तो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी सॉलिड स्टेट में, तो जाहिर सी बात है इस फोर्स को तोड़ने के लिए ये एनर्जी चली जाती है। लेकिन ये चीज याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर रेफरिंग टू लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट, we are merely changing the potential energies, ठीक है। we are not tampering with the kinetic energies at all. so इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दी है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये है, This energy is dependent on two things. एक, सबसे पहले मास ऑफ द सब्सटेंस, सही है। मास ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? M, याद है वो वाला फॉर्मूला हमारे पास था, जरा इधर देखो, हमने पहले ओ लेवल्स में किया था, Q इज इक्वल टू MLF, और हमने एक और भी किया था, Q इज इक्वल टू MLV, वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सही है। लेकिन ए लेवल्स के अंदर नॉर्मली सिर्फ ML ही लिखते हैं, लेकिन आप चाहो तो F और V लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? फिर हमारे पास टेक्निकली देखिए ना, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू ऑल्टर द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब जाहिर सी बात है, आइस हो गई या मेरे पास कोई और सॉलिड है, तो इनके अंदर चेंजेस करना या उनकी पीई चेंज करने में फर्क आता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर यही सेम चीज है, अगर हमने अभी इसकी बात की है, मेल्टिंग की बात की है, the same thing is also applicable when it comes to vaporization। यानी हम लोग स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं। एक स्टेट था सॉलिड टू लिक्विड और एक स्टेट चेंज था लिक्विड टू गैस। जब लिक्विड टू गैस की भी बात करते हैं तो यही सारी चीजें आती है, उसमें भी हम लोग यही चीज कर रहे होते हैं कि पीई को चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे। Eventually, the final formula that we get is this, ठीक है, where L stands for specific latent heat of fusion या vaporization and M stands for the change in mass। जाहिर सी बात है, मास बढ़ेगा, कम होगा, वेपराइज होगा, जो भी होगा। Anyways, this does it। उसके बाद आप specific latent heat की जनरल डेफिनेशन लिखो और इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करो right now। Listen, how long will a 150 watt freezer take to freeze 650 grams of water which is already at 0 degrees Celsius? The specific, बच्चों वाला सवाल है, यानी डायरेक्टली आप कर लो PT is equal to ML, right? तो 150 multiplied by time is equal to mass कितना है? 650 divided by 1000 multiplied by जो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट की वैल्यू है 334,000, हमारे पास वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, कितना आ रहा है? इसको मिनट्स या आवर्स में वगैरह कन्वर्ट करो ताकि थोड़ा सेंसिबल आइडिया हो। कितनी आ रही है? कोई सेंसिबल आंसर बताओ। 24 मिनट्स 7 seconds 7 seconds, करेक्ट।
अच्छा अब जरा सुनो, लिसन, यहां पे मैं इस वीडियो को इधर स्टॉप कर रहा हूं।